हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे अकाउंट्स की थर्ड चैप्टर की क्लास है। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ बेसिस, जिसे हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाया था क्या कहते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमने क्लास रखी थी, और दो पार्ट्स में हुई थी, थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड चैप्टर ये। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। बेसिकली हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो मैंने इसको नोट कर दिया है। जैसे फर्स्ट है मीनिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है। तो आपको लगता है कि प्रिंसिपल होते क्या होंगे। मैं हूं, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने प्रिंसिपल सुनाऊंगा। ठीक है, कि भाई मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के रेडी होके नाश्ता वास्ता करके यहाँ आना है, यहाँ के मुझे क्लासेस लेनी है, फिर मुझे अपना काम करना है, फिर मुझे ऑडिट के लिए कहीं जाना है, मैं सारे के सारे ये काम करूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने प्रिंसिपल बना रखे हैं कि मुझे ये काम करने हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जिन्हें कि हम लोग कहते हैं भाई कुछ हो ना हो, मुझे एग्जैक्टली ये तो करना है, बिल्कुल एकदम दूसरा माने ना माने। ठीक है, सेम ऐसे अकाउंटिंग के अंदर होते हैं कि देखो ऐसा भाई, आपको कुछ तो है, आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ 2-3 ऐसे एजम्पशंस हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, आपको भाई मानने पड़ेंगे, और आपके साथ साथ हर किसी को मानने पड़ेंगे। क्लियर है। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। कुछ लॉ और रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं फॉर एज गाइड टू एक्शन। यानी कि भाई देखो, आपको कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, कुछ लॉ होंगे, आप उनको पकड़ोगे, उन्हें सीखोगे, और उसको जो चीज आपको करनी है उसमें करोगे अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर है। दूसरा फीचर्स है। फीचर्स क्या क्या होते हैं उसके। देखो, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों ने किसी केमिकल लिबर्टी के अंदर H2O फलाना डिमका डाल के मैंने इसको बनाया नहीं है, ये मैनमेड है। हम लोगों ने देखा है कि यार गलती हो गई, चेंज करो हमें से, फिर हमने उसको चेंज करा। ठीक है, फिर हमने काम करा, यानी कि हमारे एक्सपीरियंस को देखते हुए देख के ये बनता गया है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, हम इसे कहीं मोड़ सकते हैं, और जनरली एक्सेप्टेड, हम इसे नॉर्मली एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2 टाइप होते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया ना कि भाई एजम्पशन क्या होती है, कुछ कोई बंदा मानने या ना मानने की, हर किसी को एक चीज माननी पड़ेगी। क्लियर है। दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो आपकी मर्जी, आपको मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं। अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं, देखो आपको अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, ये एजम्पशंस तो आपको माननी पड़ेगी। कौन कौन सी एजम्पशंस होती हैं मैं आपको बताता हूं। एक होती है गोइंग कंसर्न, एक है कंसिस्टेंसी, और थर्ड है एक्यूरल। ठीक है, ये 3 वो एजम्पशंस हैं जो कि आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट आता है कि गोइंग कंसर्न होता है क्या है। देखो ऐसा है, अगर हम लोग हैं, ठीक है, कि आपने सोच रखा है कि आप कल मर जाओगे। अगर आप लोग ये सोचो कि भाई मैं कल मर जाऊंगा, तो ये काम कैसे करोगे। ठीक है, एक मूवी थी आनंद, ठीक है, जिसके अंदर राजेश खन्ना को पता था मुझे कैंसर हो गया है। ठीक है, और मुझे ये नहीं पता मैं कब मरूंगा, लेकिन उनको डॉक्टर ने रखा था भाई लास्ट स्टेज है, हो सकता है वो कल ही मर जाए, लेकिन वो अपनी लाइफ बहुत लंबी जीते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पास जाते हैं, वहां भी जीते हैं। सेम ऐसा यहाँ होता है, हम लोग बिजनेस करते हैं, हमें नहीं पता भाई हमारा बिजनेस कब बंद होगा। बैंक भी हमें लोन देता है, तो ये थोड़े सोच, अगर बैंक ये सोच के देगा भाई इसका बिजनेस कल बंद हो जाएगा, तो लोन ही क्यों देगा वो मेरे को। तो बैंक क्या एजम्पशन करता है, क्या एज्यूम करता है, भाई इनका बिजनेस आज से लेकर बहुत लंबा चलेगा। क्लियर है। तो गोइंग कंसर्न कहता यही है कि हमें अपनी थिंकिंग ये रखनी है, हमें हमेशा यही सोचना है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। क्लियर है। दूसरी बात आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है,
देखो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर आपने एक बार एक रूल ले लिया तो वो चेंज मत करो, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें खाली दो मेथड पढ़ने हैं, एसएलएम और रिटर्न ओवर मेथड, ठीक है, डब्ल्यूडीवी। अब आप ये सोचो कि यार हमने एसएलएम ले लिया था, ठीक, मैंने सब एसएलएम ले लिया और मैं एसएलएम कर रहा था, लेकिन मुझे मजा आया कि यार इसमें ना मजा नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है, चेंज कर दो इसे। मैं नेक्स्ट ये चेंज कर दिया, तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो अगर आप चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, एसएलएम की कैलकुलेशन अलग होगी और डब्ल्यूडीवी कैलकुलेशन कुछ अलग होगी, ठीक है। अब दोनों की कैलकुलेशन अलग होगी तो भाई मैं कैसे उसको करूंगा? मैंने मान लो कि ईयर चल रहा है हमारा 2022 सॉरी 23-24, ठीक है, और लास्ट था 22-23। मैंने 22-23 के अंदर यूज करा था एसएलएम, ठीक है। 23-24 को मैंने कहा यार एसएलएम में मजा नहीं आ रहा, चेंज करते हैं, मैं डेप्रिसिएशन यूज करा डब्ल्यूडीवी। अब दोनों के दोनों मेथड अलग हो गए, तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं? अगर मैं इन 2 सालों को कंपेयर करने की सोचूं, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? क्योंकि इससे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट कुछ और आएगा, और इससे कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट कुछ और आएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट वेरी करेगा तो इससे वाला फिक्स्ड एसेट का अमाउंट वेरी करेगा, ठीक है। तो ना ही तो मेरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेक्ट होगी, बैलेंस तो मैच कर जाएगा, मेरी बैलेंस शीट हो जाएगी, लेकिन मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता नेक्स्ट लास्ट ईयर से। तो अगर हमने कोई भी एक फॉर्मूला ले लिया है, कोई भी एक मेथड ले लिया है, या कोई भी एक रूल ले लिया है, हमें वही कंसिस्टेंसी हर एक साल यूज करना है, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन करते क्या है, नीचे नोट में डालते हैं कि हमने इसका ये मेथड पहले ये करते थे और हमने इसका अब इसका ये मेथड यूज करा है, और दोनों की अगर जो भी डिफरेंस आता है, जैसे कि मैंने इससे एसएलएम लिया था, अब मैं डब्ल्यूडीवी जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं लास्ट ईयर कैलकुलेशन करूंगा, अगर डब्ल्यूडीवी से करता तो मेरा क्या डेप्रिसिएशन आता। अगर मैंने ज्यादा ले रखा है, प्रॉफिट लॉस में कहते हैं कम कम कर दूंगा, ठीक है, यानी कि जो भी जिसका डिफरेंस आएगा उसे प्रॉफिट लॉस में शो दिखा दूंगा, और नीचे नोट्स में डाल दूंगा। नोट्स में डालना इसलिए जरूरी हो जाएगा कि ताकि जो भी मेरी बैलेंस शीट को देखे तो देख के उसको लास्ट लगे अच्छा यार इन्होंने डेप्रिसिएशन चेंज करा है। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट आता है एक्रूअल। देखो एक्रूअल होता है क्या, हम लोगों ने हमने एक एसेट खरीदी, ठीक है, एसेट नहीं मैंने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदा मैंने 1.5 लाख रुपए का। मैंने बोला सर ऐसा करो 50,000 रुपया आप आज दे लो और बाकी बचा कुछ 1 लाख रुपए मैं आपको 1 महीने में दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं, मेरे पास से पैसा कितना गया, मेरे पास से जो पैसा गया वो 50,000 रुपए गया हुआ है, यानी कि मैं खाली 50 रिकॉर्ड करूंगा अगर मैं कैश बेसिस पे जाऊंगा तो, ठीक है। अगर मैं कैश में जाऊंगा मैं सिर्फ 50,000 पे रिकॉर्ड करूंगा कि भाई देखो मैंने ना अभी 50,000 रुपए मेरी जेब से गए हैं, 50,000 करूंगा, 1 लाख नहीं करूंगा। जब मैं इसको 1 लाख की पेमेंट करूंगा उस टाइम पे करूंगा। क्लियर है? अब मैं बैठा बैलेंस शीट रेडी करने के लिए, क्या मुझे एक्चुअल अमाउंट पता पड़ेगा? मेरे पास स्टॉक तो 1 लाख रुपए का आया है, लेकिन मेरे पास से कैश कितना गया, 50,000 गया। मैं शो कितना करूंगा, 50,000 रुपए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि सर देखो ऐसा है, अगर आपने कोई भी एसेट या कुछ भी खरीदा है आपने या कुछ भी सेल करी है आपने, आपको बेशक अमाउंट मिले या ना मिले, आपको अमाउंट मिले या ना मिले, आपने पेमेंट करी हो या ना करी हो, ठीक है, आपने पेमेंट जो भी स्टॉक खरीदा था उसके बिहाफ में करी हो या ना करी हो, आपको जो एक्चुअल अमाउंट होगा, जो इनवॉइस का अमाउंट होगा, आपको वही पेमेंट करनी है, सॉरी आपको वो ही रिकॉर्ड करना है। इस चीज की वजह से ही जो हमारा क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये आए थे। ठीक है, आज मैं छोटी क्लास में आ रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।